नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल और आज एक ज़रूरी प्रश्नोत्तरी समझ लीजिए कि लोगों के कुछ सुझाव हैं, उन पर बात करनी है। कुछ उनके क्वेरीज़ हैं, उन पर बात करनी है। अभी हाल फिलहाल में कैलकुलेटर जारी किया है, उस पर बात करनी है। 8वें पे कमीशन पे बात करनी है और पेंशन बहाली की लड़ाई कहाँ तक पहुंची, अब अगली रणनीति क्या है, उस पर बात करनी है। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज मैं आपके बीच लाइव हो रहा हूं। आज की बात शुरू करता हूं। सबसे पहले हमने एक कैलकुलेटर बनाया था, तकरीबन 1 महीना लगा था। हमारे साथ कुछ डेवलपर साथी थे, उसमें मैं दोनों साथियों के नाम जरूर लूँगा। एक मोहित जी थे और एक संदीप जी थे। उन सभी साथियों ने, चूँकि हमारा तो केवल गाइडेंस था, मैं कोई सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमारा गाइडेंस था, हमारा फार्मूला ज़रूर था, लेकिन कोडिंग उन साथियों ने किया था और स्पेस उन्होंने प्रोवाइड कराया, मोहित जी ने स्पेस प्रोवाइड कराया। और काफ़ी 1 डेढ़ महीने की मशक्क़त के बाद हम लोगों ने जिस कैलकुलेटर को जारी किया 18 जुलाई को, कैलकुलेटर को जारी करने के पीछे केवल और केवल ये मंतव्य था, ये उद्देश्य था कि कर्मचारी पहले समझ सके कि एनपीएस से हम यूपीएस में गए हैं तो क्या बदलाव आया है और ओपीएस के मुकाबले यूपीएस में क्या मिला है, क्या अभी बाकी है। तो अब चूंकि ये भविष्य की बातें हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी था कि एक ऐसा डेटा आपके पास हो, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास हो, जिससे आप ये समझ पाएँ कि अगर कोई साथी एनपीएस से यूपीएस में स्विच करता है तो क्या होगा उसके रिटायरमेंट पर, और स्विच नहीं करता है तो क्या होगा उसके रिटायरमेंट पर। सबसे बड़ी बात है कि हमें चाहिए ओपीएस। तो हमें ओपीएस चाहिए, सरकार एनपीएस यूपीएस हो सकता है कल को कुछ और किसी और उस पर चली जाए। तो हमें ये जानना है कि ओपीएस में अगर हम होते तो हमें हमारे रिटायरमेंट पर क्या मिलता। उस समय जब हम 2040 में, 41 में, 42, 43 या जब भी जिसका रिटायरमेंट है 2050 या 50 के बाद, उस समय जब उसका रिटायरमेंट होगा तो उस समय उसकी एक्सपेक्टेड बेसिक सैलरी कितनी होगी, उस समय डियरनेस अलाउंस क्या होगा। तो चूंकि पेंशन इन्हीं 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो अगर हमें ये पता हो कि हमारे रिटायरमेंट पे हमारी बेसिक सैलरी कितनी होगी, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू, और दूसरा उस समय डियरनेस अलाउंस क्या होगा, तो हम ये जान सकते हैं कि ओपीएस में हमारी पेंशन कितनी होती है। अब दूसरी बात यह है कि उस समय हमारे पास फंड कितना हो सकता है रिटायरमेंट के समय। तो इसको ध्यान में रख करके इस कैलकुलेटर को हम लोगों ने डेवलप किया था और इस कैलकुलेटर को बहुत एक्यूरेट करने के लिए हमने सारा डेटा बहुत मिनिमम लिया है, ताकि ऐसा ना हो कि हम उस डेटा को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाएं। हर जनवरी में और हर जुलाई में हमने 2-2% मिनिमम हमने डियरनेस अलाउंस लिया है। उस आधार पर हमने ये डेटा तैयार किया है अपने कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में हमने 2 टेबल बनाई है। एक 60% विड्रॉल जो कि सरकार दे रही है, मतलब 60% विड्रॉल का मतलब हो गया कि डिफॉल्ट ऑप्शन, अगर आप रिटायर होते हैं तो 60% आपको दे दिया जाता है, 40% पर आपको पेंशन खरीदने के लिए कहा जाता है। ये हो गया डिफॉल्ट ऑप्शन। अब चूंकि हमें तुलना करना था ओल्ड पेंशन स्कीम से, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें क्या मिला है या क्या मिलेगा अगर हम शिफ्ट करते हैं, और अगर हम शिफ्ट नहीं करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ इन दोनों डेटा को कंपेयर कर सके। तो इसके लिए हमने एक नई टेबल बनाई, उसको दिया 40% विड्रॉल टेबल। अब 40% कैसे, इसको पहले आप समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमने ये निकाला कि आपके रिटायरमेंट पर या आपके वॉलंटरी रिटायरमेंट पर, अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो रिटायरमेंट की डेट वॉलंटरी रिटायरमेंट पे डाल दीजिए जब आप लेना चाहते हैं। तो उस समय आपकी बेसिक क्या होगी, उस समय आपका डीए क्या होगा, और अगर आप एनपीएस में रहते हैं तो टोटल कॉर्पस कितना हो सकता है टोटल, यानी एनपीएस में 10 + 14 वाला कितना अमाउंट इकट्ठा हो सकता है, ये आपका हो गया एनपीएस का। अगर आप यूपीएस में जाते हैं तो 10 + 10 रह जाएगा वहां पर, क्योंकि 10 + 14 नहीं रहेगा। वहां सरकार क्या करेगी, 10 + 10 चलाएगी और 8.5% जो अलग से उसने कहा है वो पूल कॉर्पस में डालेगी। उसका कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमने बना दिया यूपीएस का कॉलम। अगर आपको ओपीएस मिल जाती है तो क्या होगा,
तो फंड आपका वही होगा जो आप डिडक्ट कराएंगे, और डिडक्ट कितना करवा रहे हैं, 10%। यानी हमने मान लिया कि आपका हिस्सा जीपीएफ हो गया। अगर आपके पैसे को जीपीएफ कंसीडर किया जाए तो उस समय कितना पैसा इकट्ठा हो पाएगा। तीनों बराबर हो गए। अब हमने क्या किया, अगर हम 40% लमसम निकालते हैं टोटल में से, एनपीएस में से भी 40% निकालते हैं और यूपीएस में से भी हम 40% निकालते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएस में एक लमसम अमाउंट मिलता है, अगर उसको प्लस 40% को जोड़ देते हैं तो आपका हिस्सा जीपीएफ की तरह पूरा का पूरा वापस निकल आता है, यानी कि वो हो गया जीपीएफ, यानी ओपीएस के इक्विवेलेंट फंड हो गया। अब जो पेंशन बचती है वो कितनी बचती है, ये बेसिक अंतर बचा। तो वो हमारी टेबल आपको बताएगी कि एनपीएस में अगर आप बने रहते हैं तो अपना हिस्सा निकालने के बाद कितनी पेंशन बनेगी। अगर आप यूपीएस में चले जाते हैं तो अपना हिस्सा वापस निकाल लो, अपना अंशदान पूरा का पूरा ब्याज सहित वापस निकाल लो तो कितनी पेंशन बनेगी। और अगर आप उस समय ओपीएस में हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा और कितनी पेंशन मिलेगी। ये हमारी बेसिक उसमें एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए था ताकि लोग उसको समझ सके। हमने इस कैलकुलेटर को, और ऐसा नहीं, मनी 9 जैसे प्रतिष्ठित जो न्यूज़ चैनल है उसने इसको बाकायदा 18 जुलाई को लॉन्च किया, और लॉन्च करने से पहले बाकायदा उसकी टेस्टिंग की, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कैलकुलेटर हैं। भारत सरकार का खुद का है, क्लियर टैक्स वालों का है, जितने भी ग्रो का है, और एसबीआई का है, एलआईसी का है, बहुत सारे पेंशन कैलकुलेटर हैं तो मौजूद है मार्केट में। कोई भी किसी से भी देख सकता है, लेकिन हमारी समझ में वो सभी बहुत कठिन थे, उनको हमें ही समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हमको लग रहा था कि ये कैलकुलेटर हमारे कर्मचारी साथियों के लिए किसी काम के है नहीं, तो हम अपना एक कैलकुलेटर जारी करते हैं। तो गोपीनाथ जी सैल्यूट सर, आपको भी सैल्यूट। तो अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो मैं अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन ले लूँगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दूँ कि हमने क्या बनाया, क्या मिला, क्या हासिल हुआ। तो एक तो बात ये थी कि मुझे आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना था कि कैलकुलेटर बहुत ही सक्सेस हुआ। इस कैलकुलेटर में डेटा कैसे भरना है इसको मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि डेटा गलत भर रहे हैं। गलत भरने की वजह से फिर उसका रिजल्ट भी गलत ही आएगा, फिर वो उनकी कंप्लेंट आती है कि सर इसमें तो कई करोड़ दिखा रहा है वैल्यू। तो इंस्ट्रक्शंस को लोग ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को ठीक से पढ़ेंगे तो एकदम वैल्यू करेक्ट आएगी। देखिए, पहली जो वैल्यू भरनी है उसमें बेसिक सैलरी, करंट बेसिक सैलरी भरनी, जो आपकी बेसिक सैलरी है वो भर दीजिए। दूसरा है डीए इन परसेंटेज, आपको डीए इन परसेंटेज लिखना है। लोग क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी की 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी है और 50% डीए है तो उसमें 50,000 भर रहे हैं। ये नहीं करना है, उसमें केवल 50 लिखना है, परसेंट लिखना है, जितना परसेंट उतना लिखना है, वैल्यू नहीं भरनी है। तो अगर 50% है तो 50 भरिए, 55% है तो 55 भरिए, या जिन स्टेट्स में अभी डीए कम है जितना है उतना भरिए। फिर तीसरा है डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट ठीक से भर दीजिए। उसके बाद है करंट एनपीएस फंड, कितना पैसा है, एग्जैक्ट अमाउंट भरेंगे तो बेहतर कैलकुलेशन आएगी। आप अगर आइडिया से भरोगे कि 15 लाख है या 20 लाख है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर देगा। जितना आज की डेट में आपका डेटा आपके एनपीएस में करंट अकाउंट, एनपीएस में करंट फंड है, वो पूरा डेटा भर दीजिए। फिर चौथा, पांचवा है पॉइंट, टोटल सर्विस लेंथ। अब कई लोग क्या पूछ रहे हैं कि टोटल सर्विस लेंथ में जब वहाँ टोटल लिखा है तो इसका मतलब जिस दिन आपने ज्वाइन किया था और जिस दिन आप रिटायर होंगे तब तक कितने साल हो रहे हैं। 7 साल हो रहे हैं, 17 साल हो रहे हैं, 27 साल हो रहे हैं, 37 साल हो रहे हैं, जितने साल हो रहे हैं उतने साल भरने हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अभी मेरा एनपीएस नहीं कटा है, 10 साल, अब 20 साल बचे तो उसमें 20 ही साल भर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपका करंट फंड कितना है उतना भर दीजिए, 0 है तो 0 भर दीजिए और टोटल सर्विस लेंथ वही रहेगी। तो इस तरह से अगर आप भरेंगे तो आपको बहुत अच्छी एक्सपेक्टेड जो हमारी वैल्यू आएगी। तो जब आप रिटायर होंगे स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ये 10 से 15% का वेरिएशन होगा, इससे ज़्यादा वेरिएशन होगा नहीं आज की डेट में। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि ओपीएस के मुकाबले हम कहाँ पर पहुँचेंगे अगर हम यूपीएस में जाते हैं तो, और अगर हम एनपीएस में बने रहते हैं तो क्या होगा। तो इन तीनों चीज़ों को आप बहुत बारीकी से आप समझ पाएंगे, किसी की फिर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस टेबल को ध्यान से देखेंगे, 10-15 मिनट देंगे उस टेबल पर, तो आपको फिर किसी से पूछने की ज़रूरत रह ही नहीं जाएगी। इतना आसान तरीके से उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो थी हमारे आज के कैलकुलेटर के लिए।